2 मिनट रुक जाते हैं और ऐड हो जाए लोग। जो लास्ट क्लास हुई है सबको समझ में आया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम आई किसी को अभी तक? नो मैम। सब अपने पास जो नो है मैम। नोट्स वगैरह सारी चीजें अपने पास रख के पढ़ाई करिएगा, ठीक है? अभी देखते हैं कि प्रिकॉशंस वगैरह हो जाएंगे अभी आज ही, तो हम लोग क्वेश्चन लगाना भी शुरू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड पे। और कौन कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसका पूरा अटेंडेंस भी मिल रहा है मुझे, इसलिए रेगुलर क्लास रहो, अटेंड करो। हो सकता है रिकॉर्डिंग ना जाए, ना सेव हो पाए, तो दोबारा से जो है एक ही चीज रिपीट नहीं होगी बार बार। रोहित, अविनाश की तबीयत नहीं सही है क्या? पता नहीं, इससे बात नहीं हुई। क्योंकि वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा है। सिर्फ 7 लोग ज्वाइन किए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। मेथड सबको समझ में आया था? एक बार फिर से जो है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें थी। चलो, क्या हम्म रहा है? बताओ। चलो ठीक है, आप आगे। दिख रहा है सबको? रिप्लाई नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ओ, अदिति, रोहित, हिमांशी, रिप्लाई करिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम्म वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या अभी भी? क्या हुआ?
बोलो फिर से बोलो। अब सही है? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब सही है तो ठीक है। प्रोडक्शन मेथड में हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालते हैं। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका होता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेंगे। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनमें ये चीजें की अलग अलग जगह से जो हम लोग परचेज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो इन कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए। सेल्स के लिए भी यही होता है कि अगर हमें डायरेक्ट सेल्स नहीं दिया हुआ है तो हम इन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स निकलेगा। स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीजें निकालने के बाद हमें निकला ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जब हम लोग तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर जीडीपी की हेल्प से हम उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके, एनएफआईए प्लस करके, एनआईटी माइनस करके, एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ है कुछ चीजें, जैसे कि जो प्रोडक्ट मेथड होता है, उस प्रोडक्ट मेथड में एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग जो उसके कंपोनेंट पढ़े थे रॉ मटेरियल के परचेज के, कि जो भी डोमेस्टिक परचेज होता है रॉ मटेरियल का, डोमेस्टिक परचेज का मतलब है कि हाउस होल्ड से परचेज करना, फ्रॉम हाउस होल्ड, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम फर्म। अगर ये तीन लोग हैं तो इन्हें हम डोमेस्टिक परचेज बोलते हैं, क्योंकि हम विद इन द कंट्री, अपने कंट्री के अंदर ही लोग परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट करा रहे हैं यानी फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं तो वो भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर ही कैटेगरी में आता है। ठीक है। क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि दूसरे देश से हम खरीद के लेके आ रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वो भी क्या होता है? परचेज होता है। लेकिन उसे डोमेस्टिक नहीं बोलेंगे, बस वो क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है इसलिए डोमेस्टिक से अलग है, लेकिन वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो इसमें एक बात ये याद रखने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, न्यूमेरिकल, कि अगर डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है तो हम उसमें इंपोर्ट जो है ऐड करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए। ये हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन पढ़ रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट होता है। तो अगर डोमेस्टिक परचेज सिर्फ दिया है तो इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ परचेजेस लिखा है या टोटल परचेजेस लिखा हुआ है तो उसमें हम इंपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ परचेजेस या टोटल परचेजेस लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर ऑलरेडी ये दोनों चीजें ऐड है, इंक्लूडेड है पहले से। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिर से बताएं? अच्छा, क्या बोल रहा है ना कि अगर डोमेस्टिक परचेज लिखा हुआ है, सिर्फ डोमेस्टिक वर्ड लगा दिया गया है, इसका मतलब हाउस होल्ड से परचेज हुआ, फर्म से परचेज हुआ और गवर्नमेंट से परचेज हुआ, इसके अंदर इंपोर्ट को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बनेगा। समझ में आया? पूरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तब जाके बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज की जगह सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है या टोटल परचेज लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो टोटल परचेज है इसके अंदर डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों अपने आप से पहले से जुड़ा हुआ है, तो हमें अलग से ऐड नहीं करना है इंपोर्ट। ठीक है। अगर टोटल परचेज लिखा हुआ है तो हमें अलग से इंपोर्ट को ऐड नहीं करना है, उसके अंदर इंपोर्ट जो है डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट ऑलरेडी दोनों चीज जुड़ा हुआ है। ठीक। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस तरह का एग्जाम्पल मिलेगा, तब और क्लियर हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि अगर डोमेस्टिक है तो इंपोर्ट ऐड करना है, और अगर परचेजेस और टोटल परचेज है तो इंपोर्ट ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है सेल्स का। जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो उसमें सेल्स चाहिए रहता है। तो सेल्स अगर क्या होता है कि अगर उसमें भी डोमेस्टिक सेल है, मतलब कि सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म, सेल्स होता है। लेकिन अगर
तो वो एक्सपोर्ट में आता है। तो ये डोमेस्टिक, क्योंकि देश के अंदर की बात हो रही है, और एक्सपोर्ट ये देश के बाहर की बात हो रही है, दोनों ही काम में हो रहा है सेल्स का काम। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तब जाके बनेगा क्या, सेल्स बनेगा। तो ठीक है, अगर डोमेस्टिक सेल्स सिर्फ लिखा हुआ है यानी कि उसके अंदर एक्सपोर्ट ऐड नहीं है, तो उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स अलग से दिया हुआ है या टोटल सेल अलग से दिया हुआ है, तो हम इंडिविजुअली इन लोगों को ऐड नहीं करेंगे, हम जो सेल्स की वैल्यू है उसी को टोटल मानेंगे, और ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर और इस टोटल सेल्स के अंदर जो है वो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, पहले से इंक्लूडेड है, इसीलिए हमें इसके अंदर अलग से एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जैसा परचेज में काम करते थे कि अगर परचेजेस और टोटल परचेज दिया है तो अलग से इंपोर्ट को ऐड नहीं करते थे, उसी तरीके से सेल्स में भी अगर दिया हुआ अलग से तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। परचेज ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल रहे हैं, और हम लोग अभी बताया गया था कि जो कैपिटल इन्वेस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, उसमें फिक्स्ड एसेट को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स होते हैं। हमको इंटरमीडिएट कंजप्शन चाहिए, कैपिटल गुड्स को नहीं चाहिए। इसीलिए जो भी फिक्स्ड एसेट होगा, जैसे प्लांट हुआ, मशीनिंग हुआ, अगर इसका क्वेश्चन है तो इसको तुम इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर नहीं डालना, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जब मेथड निकालेंगे तो उसके अंदर हम लोग परचेज ऑफ फिक्स एसेट को नहीं लेंगे। जानबूझ के क्वेश्चन में देगा परचेज का नाम दिखा के कि तुम उसे ऐड करो और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर वो फिक्स एसेट है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर हुआ, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार ध्यान से लिख लेते हैं फॉर्मूला फिर से क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती थी, प्लस चेंज इन स्टॉक करके। तरह के सेल्स होते हैं, एक डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट होता है, और चेंज इन स्टॉक में भी क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है और ओपनिंग स्टॉक होता है। मतलब ये निकालने का तरीका, चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका क्या होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगी, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या चीज आती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है, जिसमें डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट, ये दो चीज होती है। क्या होती है, डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट होती है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट का परचेज नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट अगर दिखा रहेगा परचेज करके, तो याद रखना है कि हमको फिक्स्ड एसेट का परचेज को नहीं करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब एक कुछ प्रिकॉशंस हैं, उस प्रिकॉशन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इसको बुक से ही पढ़ेंगे हम लोग, और इसके नोट्स भी जो है ना वो आपको बुक से ही बनाने हैं प्रिकॉशंस के। क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड निकालते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो अभी हम लोग पढ़े कि इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर रहे थे ना हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट से, वही बोल रहा है कि इंटरमीडिएट जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, दो बार हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब हम लोग बना रहे थे फाइनल गुड, और उसके बाद जो उसका रॉ मटेरियल था, दो दो बार ऐड ना हो इसलिए नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं। तो ठीक है। दूसरा है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। बोल रहा है कि जो सेल या परचेज अगर सेकेंड हैंड गुड का हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन नहीं है, दूसरे सेकेंड हैंड गुड का हो रहा है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है कि अगर कोई भी सेकेंड हैंड का गुड का सेल करके हमें कोई कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए पहली बार ही कमाई होगी। अगर हम कोई अपना सर्विस दे के, मेरा सर्विस जैसे ये हुआ कि हमने कोई किसी का सेकेंड हैंड सामान बिकवाया, मेरा ये काम है एजेंट बन के, तो उस सेकेंड हैंड सामान बिकवाने के बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा।
वो मेरे लिए फैक्टर इनकम होगी और उसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो सेकेंड हैंड सामान है उसको बेच के जो पैसा मिलेगा उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अच्छा, जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, सर्विस मतलब समझते हैं सब लोग कि कोई ना कोई ऐसा काम करना जो जिससे कोई सामान तो नहीं मिल रहा हो लेकिन कोई उससे हेल्प हो रही हो। ठीक है। जो जैसे कि हाउसवाइफ जो है घर पे काम करती हैं या अपने बच्चों को घर पे पढ़ा देते हैं। जो डॉक्टर होते हैं अगर वो घर में किसी बच्चे का अपने घर में किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो ये जो डॉक्टर की सर्विस होती है और जो हाउसवाइफ की सर्विस होती है, ये क्या करती है, ये घर पे काम तो करते हैं लेकिन उस काम के बदले उनको मनी वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो पाती है, कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट नहीं हो पाती है। तो ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हो, जिसे डोमेस्टिक सर्विस भी कहते हैं, उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ये वाली बात समझ में आई कि क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में? क्योंकि उन सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाती है, मनी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई टीचर या अगर कोई डॉक्टर अपने घर के किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करता है, तो वो बदले में क्या होता है, उससे पैसा नहीं चार्ज करता है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगर हाउसवाइफ जो है वो घर के लिए काम कर रही है, घर में खाना बना रही है, तो उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रही हो पा रही है। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो रही है, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड होगा। बात हो रही है, इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। ऐसे सर्विसेज जो अपने हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं उसे इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गया सबको? लेकिन ऐसी सर्विसेज जैसे कि जो पेड करते हैं सर्विसेज, जैसे कि अगर हमारे घर में कोई मेड आ रहा है काम करने के लिए, जो हमारे घर में ड्राइवर आ रहा है या प्राइवेट ट्यूटर किसी को हायर किया है, क्योंकि वो आएंगे अपना काम करेंगे, बदले में हम उनको पैसा देंगे कुछ ना कुछ और फिर वो चले जाएंगे। ठीक है। तो वो अगर उनके काम के बदले में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, पेड वाली सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। लेकिन जो सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विस होती है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का सेल्फ कंजप्शन के लिए, यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज की बात थी तो इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो इंक्लूड करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लो जैसे कि अगर बता रहे, मान लो कि एक फार्मर है यहाँ पे, है ना, ठीक है, फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, वो वीट ग्रो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 वीट ग्रो कर रहा है और इसको जो है वो 10 रुपए में बाजार में बेच दे रहा है, इसको भी जो है वो 10 रुपए में बाजार में बेच दे रहा है, इसे भी वो 10 रुपए में बाजार में बेच दे रहा है, इसको भी वो 10 रुपए में बाजार में बेच दे रहा है। ठीक है। इन सारे वीट को वो 10 10 रुपए में बाजार में बेच दिया और ये जो 2 वीट था ये अपने घर लेके चला गया। ठीक है। ये 2 वीट वो अपने घर लेके चला गया, तो क्या होगा कि फार्मर का कुल प्रोडक्शन जो है वो कितना दिखेगा हमें, फार्मर्स का अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन हुआ 2, टोटल उसने 6 प्रोडक्शन किया है, जिसमें से वो 4 तो बाजार में बेच दिया लेकिन 2 घर चला गया। तो ये जो 2 प्रोडक्शन जो घर लेके जा रहा है, ये 2 प्रोडक्शन, इसको भी हम उसके क्या करेंगे, वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। इसको भी हम ये मान के चलेंगे कि उसकी क्या हो रहा है, फार्मर्स के वैल्यू एडेड में इंक्लूड हो रहा है और उसकी वैल्यू जैसे बाकी सारा प्रोडक्शन 10 10 रुपए का बिका है तो उसकी भी वैल्यू को हम 10 रुपए ही मान लेंगे कि वो दोनों वैल्यू एडेड भी क्या हुआ है, जो ग्रो किया है वो 10 रुपए में ही किया होगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी अगर गुड्स का कंजप्शन होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए ही हो भले, अगर कोई पर्सन अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी गुड्स का प्रोडक्शन करे, सामान का, कोई ऐसी फिजिकल चीज का, तो उसको हमें इंक्लूड करना होता है नेशनल इनकम में।
लेकिन अगर सर्विस रहती है, क्योंकि उसका मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं, गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं, इसलिए गुड्स को इंक्लूड करेंगे और सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुई सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद बोल रहे हैं ना, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इसका ये मतलब होता है, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि जो होगी, जैसे मान लो कोई पर्सन है ना, वो किसी फैक्ट्री को बनाया, मतलब कोई फैक्ट्री चला रहा है, अभी तक वो कई दिन तक क्या हो रहा था कि रेंट की जमीन लेके, कोई लैंड लेके रेंट किराए पे लेके वो फैक्ट्री चला रहा था, और उसका हर महीने क्या करता था, कुछ ना कुछ किराया जमा करता था। फिर कुछ टाइम बाद उसने पैसा कलेक्ट कर लिया और वो अब क्या कर लिया, वो बिल्डिंग खरीद लिया जहां पे उसका फैक्ट्री चलता था। तो अब क्या होगा, उसकी किराया जो था वो अब वो किसी को रेंट पे नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले में जो रेंट का वैल्यू रहेगा वो अपने आप को देगा, खुद को वो उसी उतने जितना भी पैसा लग रहा होगा उस घर का, पहले जब वो किराया दे रहा था, तो वो रेंट अपने आप को सेल्फ को पे करेगा, है ना। तो जब ऐसे तरह का पेमेंट होता है कि अपना ऑक्यूपाइड हाउस होता है या कुछ होता है या कोई जगह होती है, प्रॉपर्टी होती है, रेंट बनता है, वो अगर बाहर मान लो पे नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसकी कोई ना कोई कीमत तो निकलती रहती है कि इस घर की इतनी वैल्यू होगी। अगर मान लो किसी और को नहीं देके वो खुद के भी अकाउंट होता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम में इंप्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। समझ में आया? उस हाउस की सर्विस, उस जगह की सर्विस जो है वो ले रहा है, और जो भी उसका रेंटेड वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाता है। भले उसका खुद का घर हो गया हो वो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसे बोलते हैं इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, क्योंकि ओनर ऑक्यूपाई कर लिया हाउसेज, लेकिन जो उसकी वैल्यू इंप्यूटेड होगी वो उसे इंक्लूड हमें करना है नेशनल इनकम में। ये बात समझ में आई सबको? बोलो। अच्छा, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, और इससे हम लोग डबल काउंटिंग का थोड़ा मतलब समझ लेंगे कि डबल काउंटिंग जो है उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और ये जो वैल्यू एडेड मेथड है ये डबल काउंटिंग काउंटिंग को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारी, है ना। कोई चीज की डबल काउंटिंग ना हो, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ऑल्सो एक्सप्लेन टू अल्टरनेटिव टू करेक्ट इट। दो अल्टरनेटिव तरीका बताना है कि कैसे हम डबल काउंटिंग को करेक्ट कर सके। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो एक फार्मर है ना, फार्मर का काम क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना। फार्मर के लिए फाइनल गुड हुआ व्हीट, फार्मर जो है गेहूं उगाएगा, उसके लिए फाइनल गुड वो हुआ। फिर वो फाइनल गुड अपना किसी को सेल करेगा, किसको करेगा, फ्लोर मिल वाले को करेगा, और जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके लिए जो है, फ्लोर मिल वाले जो हैं उनके लिए व्हीट जो था वो क्या था, एक एज अ रॉ मटेरियल था। उस फ्लोर मिल वाले क्या करेंगे, उस व्हीट को, गेहूं को फ्लोर में चेंज कर देंगे, आटे में बना देंगे। उस आटे को वो किसको जाके, उनका आटा जो है, फ्लोर जो है, वो फ्लोर मिल वालों के लिए फाइनल गुड हुआ, वो उसको जो है बेकर को सेल करेगा। बेकर के लिए तो रॉ मटेरियल हो गया। सर अभी क्लास का लिंक भेजने लगेगा? नहीं, बेकर वालों के लिए क्या होगा, जो फ्लोर मिल वो रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को अगर वो क्या करेगा, बेक करके ब्रेड में चेंज कर देगा, और फाइनल गुड क्या हुआ बेकर के लिए, ब्रेड हो गया। ब्रेड अपना सेल करेगा, वो किसको, शॉपकीपर को सेल करेगा। शॉपकीपर क्या करेगा, उस ब्रेड को लेगा और किसको बेचेगा, शॉपकीपर के लिए वो ब्रेड जो है वो फाइनल गुड किसके लिए होगा, फाइनल कंज्यूमर के लिए होगा। क्या होगा कि यहाँ पे जो व्हीट का दाम था वो फ्लोर मिल को 100 रुपए में बेचा। अब 100 रुपए को व्हीट लेके वो उसे आटे में चेंज करके उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि व्हीट के प्राइस प्लस जो उसने सर्विस दी है उसको दोनों को जोड़ के उसने 130 रुपए में सेल। 130 रुपए में क्या हुआ, व्हीट का भी प्राइस हो गया और उसकी जो सर्विस थी उसको पीसने का,
आटा बनाने का, उसमें ये दोनों प्राइस था, उसमें उस ब्रेड बनाने की प्राइस को इंक्लूड करके 210 रुपए में जो है शॉपकीपर को बेचेगा। अब शॉपकीपर जो है वो ब्रेड को कस्टमर को बेचने के लिए पहले क्या करेगा, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा। उस प्रॉफिट मार्जिन में करके वो टोटल 250 रुपए का ब्रेड जो है फाइनल कंज्यूमर को बेचा। तो ये जो 250 रुपए आया है, इस 250 में व्हीट का प्राइस भी, फ्लोर का प्राइस भी, ब्रेड का प्राइस भी और शॉपकीपर के प्रॉफिट का प्राइस भी, ये सारा चीज इंक्लूडेड है ना। इसमें जितने लोगों का फाइनल बनता गया था वो अपना सर्विस और प्रॉफिट लेते हुए ये 250 रुपए में इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर हमें इसकी वैल्यू एडेड कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए 100 रुपए का सबसे पहले व्हीट था, व्हीट में उसने जो है को सेंड करने से पहले क्या किया है कि 30 रुपीज और एडिशनल ऐड किया। क्यों 30 रुपीज एडिशनल ऐड किया? क्योंकि जो 130 रुपए है उसमें से 100 रुपए व्हीट का दाम हटा दो तो 30 रुपए ही एडिशनल ऐड हुआ ऐड इसमें। फिर क्या हुआ, उस 30 रुपए के बाद जो शॉपकीपर को ब्रेड बन के गया, ब्रेड के अंदर व्हीट का जो 30 रुपीज था 210 रुपीज का अगर बेचा गया है, तो इस 210 में जो है में ऑलरेडी व्हीट का प्राइस था उसको इंक्लूड किया गया, तो उसको हटा दिया गया, क्योंकि एक बार तो हम इसको ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। तो यानी वैल्यू एडिशन सिर्फ 80 रुपीज का हुआ है यहाँ पे, है ना। उसके बाद जो शॉपकीपर था वो कस्टमर को 40 रुपए प्रॉफिट रख के बेच रहा था ब्रेड को, तो ये 40 रुपए जो प्रॉफिट है बस उसी को लिखेंगे वैल्यू एडेड में। अगर हम इसका सम करेंगे 100 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 40, तो इसकी वैल्यू भी 250 रुपीज आएगी। 250 रुपीज जो है फाइनल कंज्यूमर को भी प्राइस मिल रहा था और वैल्यू एडिशन भी 250 रुपीज का ही हुआ था। कब से? व्हीट बनने से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक। तो क्या करता है वैल्यू एडेड मेथड कि सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू ऐड हुई रहती है और उसके अंदर जो इंटरमीडिएट रहता है उसको हमेशा हम लोग माइनस करते हुए चलते हैं। तो जो सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट रहती है उसमें से इंटरमीडिएट को जब माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकलता है, एक्चुअल वैल्यू निकलती है किसी चीज की। ये बात समझ में आई? सर का लिंक भी आ गया क्लास का। इस ध्यान से पढ़ना कि इसके अंदर क्या एग्जाम्पल है, जो हम बताए हैं वही चीजें यहाँ पे स्टोरी की तरह लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो कल से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इसका, और कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना सब लोग।